हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिवील जीके। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने क्लास 6, 7th, 8th, 9th और जो बाकी 10th के 3 चैप्टर्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। उनके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर अब तक आपने नहीं देखे तो वो जाके देख सकते हो ताकि आपको जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाए और आगे वाली चीज़ आपको अच्छे समझ में आए। साथ में अभी हमारे चैनल पे एक हमारी नई सीरीज चल रही है सीएपीएफ पीवाईक्यूज की। अगर आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फिर सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो सीरीज देख लो। उसमें हमने हर एक मतलब जैसे बायोलॉजी से स्टार्ट करा है, तो उसमें जितने भी अब तक क्वेश्चंस आए हमारे 2014 से लेके 2023 तक के, वो हम सारे वहाँ पे कवर करेंगे और एक एक जो आपको ऑप्शन है वो भी हमने अच्छे से समझाया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यूपीएससी जो पिछले आपके पेपर होते हैं उसके ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन बना देता है। तो उससे आपको क्या होगा, ईजी रहेगा आपका, मतलब जो क्या होता है एक तरीके से बेटर स्कोर कर पाओगे आप। तो आप वो जाके वीडियोस देख सकते हो और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब चलो हम शुरू करते हैं हमारा जो अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर। तो सिंपली जैसा अभी आप सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर हमारा एक प्राइमरी एक्टिविटी है। तो हमारे अगर देखें तो मेनली तीन तरीके की एक्टिविटी होती है, एक होती है प्राइमरी, फिर होती है सेकेंडरी और तीसरी होती है टर्शियरी। तो प्राइमरी में जैसे हमारा आगे यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, फिर एनिमल हस्बेंड्री हो गया और होता है यहाँ पे हमारा माइनिंग। तो माइनिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनिंग किस में होता है। माइनिंग होता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में। फिर हमारे सेकेंडरी एक्टिविटी में ज़्यादातर क्या हो गया, सेकेंडरी में हो गए जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें होती हैं वो आ जाती है हमारी सेकेंडरी में। और थर्ड में बाकी सारी, अब जैसे मान लो आपका एक स्टोरेज वाला भी एरिया है कि जहाँ पे मान लो हमारे जो फार्मर्स है वो अपना चीज़ें स्टोर करने के लिए जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज किस में आ जाता है, वो आ जाता है हमारे टर्शियरी में। फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वो किस में आ जाता है, वो भी आ जाता है हमारे टर्शियरी में। तो ये हमारे तीन सेक्टर्स थे। तो हम आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी जैसे भी हमने डिस्कस करा। फिर इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। जैसे एग्रीकल्चर का एक मेन काम तो होता है कि फूड प्रोवाइड करना, फूड ग्रो करना, बाकी जैसे जितने भी हम हमारी लिविंग बींग्स है, चाहे ह्यूमंस हो या हमारे एनिमल्स हो, उनके लिए फॉडर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराना। पर साथ में यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या होती है कि बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर के थ्रू किए जाते हैं रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल जैसे मान लो ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री होती है, तो उसमें क्या जो हमारा फ्लोर होता है, वीट होता है, ये जाता है। उसी तरीके से आपके मान लो जो भी और अलग अलग कुकिंग कोई भी इंडस्ट्री हो गई, जैसे मान लो ऑयल इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें जो ऑयल सीड्स होते हैं, वो सीड्स कहाँ से जाते हैं, वो भी हमारे जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है यहीं से ग्रो होते हैं और यहाँ से जाते हैं हमारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके से हमारे जो एग्रीकल्चर है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। फिर अगर हम देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, तो जो मेन टाइप्स ऑफ फार्मिंग यहाँ पे डिस्कस्ड है वो यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हम एक एक करके दोनों अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में होता क्या है, ये होते हैं मान लो एक छोटे स्केल में एक छोटा फार्मर होता है, वो छोटे स्केल में कि मतलब उसका बहुत ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं है, वहाँ पे काम करता है। अब ये मतलब इसी का लैंड है, इसमें अपनी उसकी पूरी फैमिली काम कर रही होती है। या फिर अगर थोड़ा बड़ा लैंड होगा तो ये आसपास के जो भी लोग हैं वो इसमें क्या बोलते हैं हेल्प करेंगे। और ये बहुत छोटे छोटे टूल्स के जो मान लो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनरी यूज़ नहीं करते, मैनुअल लेबर ज़्यादा होता है इसमें। तो ये हो जाता है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इनका जो मेन काम होता है ये होता है अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है बेसिक वो फुलफिल करना, और उसके बाद अगर कुछ मान लो जो चीज़ मतलब बच जाती है उसको सेल करना। तो यहाँ पे मेन चीज़ होती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ज़्यादातर फैमिली फिर कम्युनिटी लेबर होता है, फिर ये डिपेंड्स ऑन मानसून। तो इनके पास खुद का मान लो एक बहुत बड़ा कोई ऐसा जैसे वाटर वेल या कुछ भी नहीं होता जिससे पानी मतलब वो निकाल पाए जो अंडरग्राउंड वाटर है। तो ये मेनली इस पे डिपेंड करते हैं, या तो मानसून पे डिपेंड करते हैं या फिर इन्हें जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उनसे वहाँ पे क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो भी यहाँ पे मोटर पंप है उसको यूज़ करने के लिए। तो ये हो जाता है हमारे एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसी का एक दूसरा तरीका होता है, वो होता है हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसके बारे में हमने पिछले 2-3 चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करा हुआ है। तो यहाँ पे फिर से आपको बताता हूँ होता क्या है। सिंपली ये मेजरली क्या होता है ऐसी जगह पे फॉलो करा जाता है जहाँ पे लोग मतलब एक तरीके से नोमैडिक नोमैडिक होते हैं कि मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे मान लो आपकी एक एक पार्ट ऑफ लैंड है, इसमें आपके छोटे मतलब ट्रीज होंगे, बुशेस होंगे, कुछ भी होगा। तो एक कम्युनिटी यहाँ पे मान लो आई, उन्होंने क्या करा, जो ये ट्रीज है उनको कट करा, अपने जो भी मतलब बेसिक यूज कर सकते हैं यहाँ पे जो जो चीजें हैं उन सब की वो यूज कर ली। फिर अब जो यहाँ पे छोटे बुशेस जो मतलब यूजलेस चीजें थी उनको बर्न कर दिया। अब बर्न कर दी क्या हुआ, जो उनके वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स थे वो चले जाएंगे हमारे सॉइल में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा। फिर अब इस मान लो लैंड एरिया को यहाँ पे 2 से 3 साल तक यूज करा, फिर ये इनफर्टाइल हो गया। फिर आगे चले गए ये, फिर अगले जो लैंड है उस पर भी ये सेम प्रोसीजर हुआ। फिर इस लैंड को कम से कम मान लो 6-8 साल के लिए यहाँ पे छोड़ दिया, फिर वापस है तब तक वापस से क्या क्या था, फर्टाइल हो चुका था। फिर वापस से इसे यूज करा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर दूसरा नाम है यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर।
तो अगर हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में ही देखें तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखें तो सबसे मेन जो नाम है वो है झूमिंग। तो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, फिर मणिपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार के पार्ट्स में यहाँ पे क्या बोलते हैं, झूमिंग बोलते हैं हम। तो क्या बोलते हैं, हमारा जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है नॉर्थ ईस्ट में। फिर अगर हम देखें फॉरेन कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो होता है और अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मैक्सिको में मिल्पा, सेंट्रल अमेरिका में भी मिल्पा, फिर क्या बोलते हैं कोनुको कहाँ पे, वेनेजुएला में, फिर रोका ब्राजील में, फिर उसके बाद है मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। तो ये जो सारे नाम है ये आपको याद रखने हैं और आप एक तरीके से यहाँ पे टेबल बना लो कि यहाँ पे मिल्पा कहाँ बोलते हैं, मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में। फिर इसी तरीके से यहाँ पे रोका कहाँ बोलते हैं, रोका बोलते हैं ब्राजील में। फिर इस तरीके से आप पूरा टेबल बना लो, आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी होगी। फिर अगर हम इंडिया के अंदर अंदर की बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और तो यहाँ पे हो गए जैसे बेवार और दहिया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, फिर पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, फिर पामाडाबी, कोमान, ब्रिंगा ये उड़ीसा में, फिर इसके बाद देखिए कुमारी क्या है ये वेस्टर्न घाट्स में, फिर वालरे या फिर वाल्ट्रे ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, फिर खेल हिमालयन बेल्ट में, और कुरुवा ये कहाँ है, झारखंड में। तो ये कुछ और यहाँ पे नाम है, और झूमिका ये तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जैसे अभी हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेबल बना लेना ताकि चीज़ आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, मतलब अच्छे से आपको याद भी रह पाए। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, अभी हमने देखा सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये वर्ड आ जाता है इंटेंसिव, इसमें मतलब बहुत मतलब हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत ज्यादा एक तरीके से कैपिटल इन्वेस्ट होता है, इसीलिए ये हो जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसका जो मेन चीज है यहाँ पे देख सकते हो, इसकी भी दो तरीके होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा मेनली जो मशीन्स पे डिपेंड होता है। अगर हम देखें क्या बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग में मेनली होता क्या है यहाँ पे, एक तरीके से पूरी मान लो जो भी है प्रॉफिट के लिए ग्रोथ करी जाती है प्लांट्स की, मेनली प्रॉफिट के लिए, कि एक लैंड मतलब एक लैंड ओनर होगा उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा लैंड होगा, तो अब वो यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो भी काम है वो कर रहा है, और अलग अलग मतलब जो भी लेबर्स है वो काम करते हैं, वो तो सिर्फ एक तरीके से देखता है सिर्फ। फिर अब यहाँ पे जो भी वो चीज ग्रो हो रही है वो मेनली प्रॉफिट के लिए ग्रो हो रही है, जिस चीज में भी ज्यादा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा वो चीज यहाँ पे वो ग्रो करेगा अपने खुद के मतलब जो फैमिली है फिर उनके सस्टेन करने के लिए, यहाँ पे मेजरली कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर पाएगा तो बहुत बड़ा लैंड है तो कुछ भी नॉर्मली ओन कर सकता है। फिर अगर हम आगे देखिए यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग में, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, जो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है, जैसे मान लो कि हमारी HY सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, तो ये इसलिए यूज होती है क्योंकि प्रॉफिट करना होता है, तो अगर छोटे लैंड से जितना ज्यादा से ज्यादा हम ग्रो कर पाते हैं वो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया HYV सीड्स। और जो भी हमारे यहाँ पे मॉडर्न केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं ताकि जो प्रोडक्टिविटी हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। फिर इसमें जो हमारी मेजर यहाँ पे चीजें ग्रो होती है वो अलग अलग होती है अलग अलग जगह के हिसाब से। जैसे राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। तो हरियाणा एंड पंजाब के जो मान लो वो फार्मर्स हैं वो राइस ग्रो करते हैं मेनली कमर्शियल क्रॉप मतलब बेचने के लिए। पर सिमिलरली जो उड़ीसा या फिर हमारा मान लो वेस्ट बंगाल या जो भी इस तरफ का हमारा रीजन हो जाता है, यहाँ पे ये सब्सिस्टेंस मतलब एक तरीके से प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के लिए ग्रो होता है कि खुद को कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पे जगह जगह के हिसाब से जो हमारी क्या बोलते हैं यहाँ पे क्रॉप है वो भी चेंज होती रहती है कि वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में किस में आएगी, इंटेंसिव में या फिर प्रिमिटिव में। फिर अगर हम देखें एक और जो तरीका होता है यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का वो होता है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन होता है क्या, प्लांटेशन सिंपली ये मेनली सबसे पहले क्या ये कमर्शलाइजेशन के लिए होता है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है। अब इसमें एक लैंड एरिया होता है उसमें पूरी तरीके से सिर्फ एक ही चीज ग्रो करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने पहले देखा था जो वहाँ पे मान लो एक लैंड ओनर था, जो मतलब वो लार्ज लैंड ओनर था उसका लैंड बहुत बड़ा था, पर वो अलग अलग चीज ग्रो करेगा। फिर प्लांटेशन में क्या होता है एक बड़े से लैंड में सिर्फ एक सिंगल चीज ग्रो होती है। तो सेमली यहाँ पे मेनली क्या है कमर्शियल फार्मिंग है, यहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रो होती है लार्ज एरिया में। फिर यहाँ पे क्या होता है ये एक इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का, मतलब इसका जो मेन वो काम होता है वो होता है या तो एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना इंडस्ट्री को हमें आगे। तो इसलिए यहाँ पे ये प्लांटेशन में काम होता है। फिर अगला हमारे यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा रुपए खर्च होते हैं। फिर माइग्रेंट लेबरर्स, तो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज क्या होता है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक तरीके से आपके जो लेबर्स आते हैं अलग अलग जगह से वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। फिर अगले यहाँ पे रॉ मटेरियल के परस्पेक्टिव से ये यहाँ पे ग्रो करे जाती है चीजें। फिर इसमें जो मेन हमारे प्लांटेशन के अंदर क्रॉप्स आते हैं वो आते हैं हमारा टी, कॉफी, रबर, शुगर केन और बनाना। तो ये हमारे कुछ मेन यहाँ पे क्या हो गए प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए।
फिर और अगर देखें यहाँ पे टी कहाँ पे मेनली असम में और क्या कहते हैं नॉर्दर्न बंगाल का जो एरिया होता है वहाँ पे। फिर कॉफी का है कर्नाटका में। तो यहाँ पे ये प्लांटेशन क्रॉप्स के तरीके से हो गए। फिर अगर हम देखें अगर सदर्न एरिया में जो तो हमारा बनाना है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप है। फिर हम चलते हैं आगे। अब जो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में वो हमारे मतलब एक तरीके से 3 क्रॉपिंग सीजन आते हैं। तो पहले हमारे यहाँ पे राबी, दूसरा खारिफ, तीसरा ज़ैद। तो राबी क्या होता है? राबी सिंपल हमारा जो विंटर सीजन होता है वहाँ पे। खारिफ होता है समर सीजन में और ज़ैद होता है तो इन दोनों के बीच में टाइम गैप आता है, उसमें होता है ज़ैद। फिर अगर हम एक-एक इंडिविजुअली यहाँ पे डीपली देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा राबी क्रॉप। राबी क्रॉप हम सो कब करते हैं? अक्टूबर या फिर दिसंबर, मतलब जो हम बीज लगाते हैं अपने खेत में, वो लगाते हैं अक्टूबर से दिसंबर के टाइम में ये राबी क्रॉप। मतलब यहाँ पे देख सकते हो विंटर के आसपास का जो सीजन है वहाँ पे शुरू हो रहा है, तब हमने अपने जो सीड्स है वो क्या बोलते हैं सो करे हैं। और जो हार्वेस्ट होता है वो हो जाता है जब समर की स्टार्टिंग होती है, मई क्या बोलते हैं अप्रैल के आसपास वहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेनली जो ग्रो होते हैं ये होता है हमारे विंटर के टाइम पे, इस वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, फिर रबी क्रॉप्स। फिर अब इसके एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है बहुत बार कि खारिफ क्रॉप कौन सी होती है और एक तरीके से हमारी राबी क्रॉप कौन सी होती है। तो ये आप अच्छे से मतलब अगर बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे आपको। फिर अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे राबी क्रॉस मेनली ग्रो होती है। यहाँ पे देख सकते हो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। फिर इसमें अब आगे चीजें अलग अलग चीज डिपेंड करती है यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीस क्रॉप। तो यहाँ पे जो राबी क्रॉप्स होती है इन्हें एक तरीके से थोड़ा पानी चाहिए होता है एक अलग से मतलब टाइम पे। तो अगर हम देखें नॉर्दर्न इंडिया में तो यहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिसंबर, जनवरी और फरवरी वाला टाइम होता है, यहाँ पे कभी-कभार 2-3 दिन ठीक-ठाक बारिश हो जाती है। इस वजह से जो यहाँ पे राबी क्रॉप्स है ये बहुत और अच्छी ग्रो करती है। फिर दूसरा यहाँ पे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, इस वजह से ही बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला था किसको? राबी क्रॉप्स को। फिर अब हम अगला चलते हैं, अगला क्या है हमारे यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स क्या थी? ये थी हमारी समर क्रॉप्स। अब ये ग्रो क्या आते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं सो कब करते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मतलब जब मॉनसून स्टार्ट हो रहा होता है जुलाई अगस्त के टाइम पे, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे हम सो करते हैं। और उसका हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। फिर इसमें हमारे कुछ क्रॉप्स आ जाते हैं, वो होते हैं पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तूर, अरहर, मतलब ये पल्सेस होते हैं हमारे जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं मूंग उड़द। फिर आगे यहाँ पे कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए हमारे यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर खारिफ क्रॉप यहाँ पे देखिए तो राइस। अब पैडी भी एक तरीके से मतलब पैडी क्या होता है? पैडी भी राइस ही होता है। पर पैडी हम तब कहते हैं मान लो जब हमारा जो लैंड एरिया में जब हम ग्रो कर रहे हैं वो एक तरीके से फ्लडेड लैंड एरिया हो, कि मान लो यहाँ पे जैसे अगर ये देखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी होता है ना जहाँ पे, वहां पे तब हम एक तरीके से पैडी कह देते हैं कि पैडी ग्रो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं? यहाँ पे असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। तो ये मेनली राइस ग्रोइंग रीजन है, और थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। फिर पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो पैडी मतलब यहाँ पे राइस की बात हो रही है कि पहले राइस यहाँ पे जो हमारा पंजाब हरियाणा रीजन है यहाँ पे ज्यादा ग्रो नहीं होता था, पर अब होने लग गया है। फिर अगर हम और देखें यहाँ पे दीज क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। तो यहाँ पे कम से कम 3 अलग अलग बार यहाँ पे राइस ग्रो करा जाता है। तो उसमें अलग अलग हमारे अलग अलग तरीके के राइस के जो कुछ फॉर्म्स है वो यहाँ पे औस, अमन और बोरो। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि औस, अमन और बोरो किसकी स्पीशी है? तो ये हमारे राइस की स्पीशी है। फिर अगर हम आगे देखें यहाँ पे इन बिटवीन द राबी एंड द खारिफ सीजन देर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है? अब जैद सीजन, जैद जो क्रॉप्स होती है वो हमारे राबी और खारिफ के जो बीच का 2-3 महीने तो 2-3 महीने का टाइम फ्रेम होता है, वहां पे हम क्या ग्रो करते हैं? वहां पे हम ग्रो करते हैं हमारी जो जैद क्रॉप्स होती है। अब जैद क्रॉप्स में मेनली कौन कौन सी है? वो हमारा वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स और जो कुछ फ्रूट्स भी होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। और अगला है हमारे यहाँ पे शुगर केन। तो शुगर केन हमारा एक बहुत ही मेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हालत एक तरीके से क्रॉप है, क्योंकि ये हमारे क्या हालत है शुगर बनाने में काम आता है, गुड़ बनाने में काम आता है और भी अलग अलग चीज़ों में काम आता है शुगर केन। और अभी तो जो हमारा क्या हालत है इथेनॉल ब्लेंडिंग है उसमें भी शुगर केन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअली जो कुछ हमारी मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड और ये कॉटन जूट। तो मिलेट्स तो आपको पता होगा 2023 मिलेट ऑफ द ईयर भी यहाँ पे डिक्लेयर करा था। तो यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्या है? पहला है हमारा राइस। तो राइस एक स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब जो वहाँ के लोग मतलब अपनी डाइट में सबसे ज्यादा खाते हैं। तो इंडिया में अगर हम देखें तो राइस सबसे ज्यादा खाया जाता है, उसके बाद व्हीट। तो राइस के जो मेजर यहाँ पे क्या आते हैं जो भी ग्रो करते हैं वो सबसे ज्यादा ग्रो होता है चाइना में, फिर इंडिया में, फिर बांग्लादेश में। तो राइस क्या है? राइस एक खारिफ क्रॉप है, अभी हमने जैसे पढ़ा था।
फिर राइस को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 25 डिग्री से अबव चाहिए होता है। इसीलिए मतलब ये आप इमेजिन कर सकते हो, जो कोल्ड एरियाज होते हैं, हिमालयन या फिर जो भी हमारा थोड़ा एरिया होगा हाई एल्टीट्यूड पे, वहाँ पे राइस ग्रो नहीं करेगा। फिर इन्हें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए और एनुअल रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर तो चाहिए ही चाहिए। वरना क्या होता है, वरना जो इरिगेशन है उसका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें अंडरग्राउंड वाटर क्या कहते हैं निकालना पड़ता है और उससे इरिगेट करना पड़ता है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे राइस की रिक्वायरमेंट हो गई ग्रो करने के लिए। फिर अगर हम मैप के थ्रू देखें राइस कहाँ-कहाँ ग्रो होता है, तो जो सबसे मेजर एरियाज़ हैं, वो हमारे एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, फिर जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हो गए, मतलब क्या बोलते हैं अपना ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया यहाँ पे पूरा। फिर और देखिए हम यहाँ पे असम भी हो गया, फिर बिहार, और यहाँ पे अगर हम ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे मेजर रीजन्स। फिर ये मेजर है, अगर माइनर रीजन में देखें तो पंजाब, हरियाणा, फिर हमारा क्या बोलते हैं वेस्टर्न यूपी और पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स है ये। अगर और यहाँ पे राइस की हम बात करें, तो राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। यहाँ पे जो अभी हमने पूरे एरिया डिस्कस करा था, तो वो था, तो वो मैप की तरह हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर अगली हमारी मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जैसे पहली राइस थी, दूसरी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, वो हमारी वीट। तो सबसे ज्यादा अगर इंडिया में देखें तो राइस कंज्यूम होता है, उसका वीट कंज्यूम होता है। अब वीट में अगर हम देखें जो मेजर प्रोड्यूसर्स है, वो यहाँ पे फर्स्ट चाइना, इंडिया, रशिया, वहां पे था चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। फिर दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, तो इंडिया की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। फिर ये राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप मतलब ये विंटर सीजन में ग्रो होती है। इस वजह से इन्हें क्या कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा जैसे हमने वहां देखा था कि वहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री अबव चाहिए होता है, पर यहाँ पे गारंटी नहीं होता कि 25 डिग्री अबव चाहिए। फिर यहाँ पे ऊपर ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। अब राइपनिंग मतलब जब यहाँ पे हार्वेस्ट का टाइम आता है, उससे कुछ टाइम पहले का जो सीजन होता है, वहाँ पे ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे राबी क्रॉप है, राबी क्रॉप मतलब अगर मान लो ये जो हार्वेस्ट होगी, ये कब होगी, ये अप्रैल के आसपास हार्वेस्ट होगी। तो मार्च अप्रैल में क्या होता है, मार्च अप्रैल में इसे अच्छी खासी जो यहाँ पे सनशाइन होती है वो प्रोवाइड हो जाती है। फिर अगले यहाँ पे 50 to 75% ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब ये ज्यादातर जहाँ जहाँ हमारा मान लो सदर्न इंडिया है, वहाँ पे भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं कम ग्रो होती है, बट जो हमारा मेजर पंजाब वाला रीजन है, यहाँ पे ज्यादा ग्रो होती है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाता है। अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होता, तो हमारे जो इरिगेशन फैसिलिटीज है, उससे यहाँ पे जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। फिर ये कहाँ कहाँ पे मेजर ग्रो होता है, यहाँ पे मेजर ग्रो होता है हमारे गंगा सतलुज प्लेन में, और कुछ यहाँ पे ब्लैक सॉइल का जो रीजन है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेजर यहाँ पे स्टेट दे रखे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो ये हो गए हमारे वीट ग्रोइंग एरियाज। फिर अगला हमारा मिलेट। अब मिलेट अब आजकल के लिए बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है कि मिलेट में एक तो अलग अलग चीज आती है। यहाँ पे हमारे जवार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये मिलेट के अंदर ही आते हैं। अगर हम देखिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोर्स ग्रेन। ये भी आपको याद रखना है, और ये बहुत ही हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। और इनका एक बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज क्या है, ये बहुत ज़्यादा अगर थोड़ी एरिड एरिया भी होगी ना, वहाँ पे भी ये इजीली ग्रो कर जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा अगर मतलब अफ्रीकन रीजन है, वहाँ पे मिलेट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। तो अगर मिलेट्स ग्रोइंग मतलब मेजर कंट्रीज देखें, तो वो हमारा इंडिया, नाइजर, चाइना, और उसके जो भी यहाँ पे मतलब 4-5 कंट्रीज आते हैं, वो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं। फिर अगर हम देखें, रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। तो रागी की यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है यहाँ पे, मतलब जिसमें फुलफिल करेगा, वो आयरन, कैल्शियम मेजर है। फिर यहाँ पे जवर इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। तो जवार थर्ड है, मतलब सबसे पहला क्या था, पहला राइस, दूसरा वीट, फिर जॉर थर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। तो यहाँ पे इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, पर पहले यहाँ पे जहाँ भी मतलब मॉइस्ट एरिया, यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है, वहाँ पे ग्रो होता है। फिर मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है, यहाँ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जवार ग्रो होता है। जवार एक मिलेट क्रॉप है। मिलेट क्रॉप का मतलब एक तरीके से मिलेट क्रॉप के अंदर अलग अलग क्रॉप्स आते हैं, उसका एक पार्ट है यहाँ पे जवार, एक बाजरा, एक रागी। फिर अगला है हमारा पे बाजरा। अब बाजरा कहाँ पे ग्रो होता है, ये होता है सैंडी सॉइल पे, शैलो ब्लैक सॉइल पे। फिर यहाँ पे कहाँ कहाँ मिलता है, ये मेनली राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। और बाजरा यहाँ पे बाजरा के बाद क्या, अगला हमारा रागी। अब रागी क्या है, ये ड्राई रीजन्स में ग्रो हो जाता है, रेड ब्लैक सैंडी लोमी शैलो ब्लैक सॉइल। यहाँ पे हो गया कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल। और यहाँ पे मेन एडवांटेज जो मैंने बताया था कि ये थोड़े जो एरिड एरियाज होते हैं, वहाँ पे भी ग्रो हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। फिर अगली हमारी इंपॉर्टेंट क्रॉप है मेज। मेज मतलब जो हमारे कॉर्न होता है, भुट्टा, वो। फिर ये होता है क्या, ये होता है हमारे सबसे पहले खारिफ क्रॉप। फिर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होता है टेम्परेचर का, वो 21 डिग्री से 27 डिग्री होता है। फिर ये मेनली कहाँ ग्रो होता है, जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होता है, मतलब आप समझ गए होगे अभी ये कहाँ पे ग्रो होगा, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे जो रिवर्स यहाँ पे मान लो जो भी एल्यूवियल सॉइल है वो ऊपर से लेकर आके डिपॉजिट करती है, वहाँ पे बेस्ट ग्रो होते हैं।
फिर यहाँ पे अगर देखें बिहार, मेज इज ग्रोन इन क्या बोलते हैं राबी सीजन। तो यहाँ पे बिहार में मेज क्या बोलते हैं खारिफ की वजह यहाँ पे राबी सीजन में ग्रो होता है। फिर यहाँ पे HYV सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर यूज होते हैं और इरिगेशन यूज होते हैं। अब यहाँ पे मेजर स्टेट कौन से? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये मेजर क्या है? मेज ग्रोइंग स्टेट्स हैं। फिर अगर हम यहाँ पे वीट के लिए बात करें कि वीट कहाँ का ग्रो होता है मैप के थ्रू, तो यहाँ पे वीट जो हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे मेजरली ग्रो होता है। जैसे हो गया हमारा यहाँ पे उत्तराखंड, यहाँ पे हिमाचल, पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फिर यहाँ पे पूरा पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, फिर यहाँ पे हरियाणा पूरा, फिर हमारा पूरा वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न थोड़ा मध्य प्रदेश ये। तो यहाँ पे ये मेजर एरिया है। बाकी यहाँ पे थोड़ा माइनर एरिया देख सकते हो, ये हो गया। फिर यहाँ पे राजस्थान गुजरात का थोड़ा पार्ट ऑफ क्या बोलते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ये हो गया यहाँ पे माइनर एरियाज। बाकी भी कहीं कहीं जगह पे थोड़ा थोड़ा होता है, पर यहाँ पे ये मेन एरियाज है, ये यहाँ पे मार्क्ड होते हैं। फिर अगली हमारी यहाँ पे क्रॉप है। अगली क्रॉप है हमारी यहाँ पे पल्सेस। अब पल्सेस क्या होती है? पल्सेस होती है हमारी दाल, जो भी नॉर्मली हमारी अरहर दाल, मूंग दाल होती है, सब इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पल्सेस। तो पल्सेस के लिए अगर हम देखिए सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री ग्रो करती है, वो हमारी इंडिया। दूसरी यहाँ पे थोड़ी सरप्राइजिंग है, वो म्यांमार। और फिर तीसरे यहाँ पे कनाडा। फिर अगर हम देखें, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। और पल्सेस के यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है हाई इन प्रोटीन होते हैं। तो जो प्रोटीन की फुलफिलमेंट होती है एक तरीके से वेजिटेरियन डाइट में, वो मेनली होती है यहाँ पे पल्सेस के थ्रू। फिर अगर हम एग्जांपल देखें पल्सेस के, हो गए यहाँ पे तूर मतलब अरहर दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम। तो ये सारे क्या हो गए? ये हमारे पल्सेस हो गए। फिर अगर हम देखें, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। तो पल्सेस के भी ये एडवांटेज होता है कि इन्हें मॉइस्चर कम चाहिए होता है और थोड़े ड्राई कंडीशंस होते हैं, वहां पे भी ये आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होते हैं? पल्सेस क्या होते हैं? पल्सेस होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप। अब लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है? लेग्यूमिनस क्रॉप होता है, मान लो आपके जो एक लैंड एरिया, वहाँ लैंड एरिया में आप कोई भी चीज ग्रो कर रहे हो, तो वहाँ पे जो एक तरीके से आपके नाइट्रोजन कंटेंट है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हो जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो यहाँ पे कम हो जाता है। तो अब जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है वो क्या करते हैं? वो यहाँ पे जब भी आप लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करोगे, तो वहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो फिक्स कर देंगे। मान लो जो हवा से या फिर जो भी अपने सॉइल से नाइट्रोजन है वो आपको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होने शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं यहाँ पे लेग्यूमिनस क्रॉप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अरहर छोड़ के बाकी जो भी दाल है वो एक तरीके से लेग्यूमिनस क्रॉप के यहाँ पे की तरह की यूज होती है। फिर यहाँ पे दे रखा है हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो सिंपली जो एयर से यहाँ पे नाइट्रोजन है वो फिक्स कर दी थी किसमें? सॉइल में। फिर पल्सेस कहाँ कहाँ पे ग्रो होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका। तो यहाँ पे मेजर पल्सेस ग्रोइंग स्टेट्स है। फिर अभी तक हमने देखा था ये सारे क्या थे? ये सारे हमारे एक तरीके से ग्रेन्स क्रॉप थे। जैसे हमने देखा राइस, फिर हो गया हमारा वीट, फिर हो गया यहाँ पे मिलेट्स, फिर आ गए मेज, फिर हो गया यहाँ पे पल्सेस। तो ये क्या थे? ये थे हमारे मेजर ग्रेन क्रॉप्स। अब हम देखते हैं जो नॉन ग्रेप क्रॉप्स है। यहाँ पे हो गया सबसे पहले हमारा शुगर केन। अब शुगर केन क्या है? शुगर केन यहाँ पे सिंपली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज है यहाँ पे ग्रो होता है मेनली। इसे जो रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एनुअल रेनफॉल 75 से 100 के आसपास। वरना तो इरिगेशन है उससे मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर हम देखें यहाँ पे क्या आते हैं, इंडिया यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है ब्राजील। तो यहाँ पे अलग से नहीं लिखा। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे ब्राजील, सेकंड है इंडिया। तो इट इज मेन सोर्स ऑफ। अब यहाँ पे फुलफिलमेंट क्या होती है हमारी शुगर केन से? सिंपली यहाँ पे शुगर बनता है, गुड़ बनता है, फिर यहाँ पे खांड सरी, मोलेसिस। तो ये अलग अलग चीजें ये सब हमारी बनती है शुगर केन से। तो शुगर केन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जैसा अभी न्यूज में था, मतलब जो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है उसके लिए भी जो शुगर केन के यहाँ पे रेसिड्यू होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। इस वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे क्या? शुगर केन। फिर यहाँ पे कुछ शुगर केन ग्रोइंग स्टेट्स हैं: यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। फिर अगले हमारे यहाँ पे ऑयल सीड्स। तो यहाँ पे ऑयल सीड्स होते हैं क्या? सिंपली जो भी ऐसे सीड्स जिससे हम मतलब एक तरीके से ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे हमारा पाम ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। कोकोनट ऑयल तो सिंपली कोकोनट से मिल जाता है, पर अलग अलग जो हमारे फूड मतलब एक तरीके से जो भी हमारा फूड बनाने में जो भी काम आता है ऑयल, वो सब क्या होते हैं? वो सब हमारे इसी में आते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो सबसे मेनली इंडिया में ग्रो होता है, फिर यूएस, फिर ब्राजील। तो यहाँ पे अगर कुछ मेजर क्रॉप्स देखें वो थे हमारे यहाँ पे ग्राउंड नट, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सीसम, सोयाबीन ऑयल, फिर कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स, सनफ्लावर। तो इन सबसे क्या होता है? इन सबसे हम क्या लेते हैं? ऑयल लेते हैं। फिर मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा था कि ये कुकिंग मीडियम की तरह यूज होते हैं, क्योंकि एडिबल होते हैं, मतलब खाने में बिल्कुल नहीं हार्मफुल नहीं होते, एडवांटेजियस होते हैं। फिर अगले हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। तो ये एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होता है अलग अलग हमारी इंडस्ट्रीज में। फिर अगर हम ग्राउंडनट के बारे में बात करें, ग्राउंडनट क्या था? ये यही एक ये हमारे एक मेजर ऑयल सीड थी।
तो ग्राउंडनट एक खारीफ क्रॉप है, मेनली यहाँ पे गुजरात में ग्रो होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात। फिर उसका राजस्थान और तमिलनाडु। लिनसीड अगला है यहाँ पे, लिनसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स, तो ये आपको याद रखना है, ये राबी क्रॉप है। फिर सीसम एक खारीफ क्रॉप है, और नॉर्थ एंड राबी इन साउथ। तो यहाँ पे नॉर्थ में ये एज खारीफ क्रॉप यूज होता है, मतलब ग्रो होता है, और साउथ में एज राबी क्रॉप यूज होता है, तो ये हमारा सीसम। फिर अगला हमारा कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारीफ क्रॉप। तो जो कैस्टर सीड है ये कभी भी ग्रो हो सकता है, खारीफ सीजन में भी और राबी सीजन में भी। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे कुछ क्या थे, नॉन ग्रीन। अब अगला हमारा आ गया ये जो टी और कॉफी होते हैं बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप क्या होता है, बेवरेज क्रॉप मतलब कोई भी आपकी कैसी ड्रिंक होती है अदर देन वाटर, उसे हम कहते हैं बेवरेज। तो टी होती है एक बेवरेज क्रॉप। फिर यहाँ पे सिंपली टी, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मेन एक तरीके से क्रॉप है। यहाँ पे दे रखा है बेवरेज क्रॉप है, इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करा था ये। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो मेनली आप समझ सकते हो जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे मेनली ग्रो होते हैं। फिर अगर हम और देखें, दे रिक्वायर एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जहाँ पे भी ह्यूमस ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, वेल ड्रेन्ड होता है, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट जो भी होती है फुलफिल होती है, तो वहाँ पे बेटर ग्रो करते हैं। और पर इन्हें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म चाहिए होता है, तो 25 डिग्रीज के आसपास का, और मॉइस्ट फ्री चाहिए होता है। फिर अगर हम यहाँ पे और देखें क्लाइमेट, ऑल्दो द ईयर फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। तो अगर पूरे टाइम मान लो जब भी ग्रो होते हैं, तो यहाँ पे जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो बारिश की वजह से फुलफिल होता रहता है, तो और बेटर ग्रो होते हैं। तो टी में जो मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो चाइना, इंडिया, केन्या और श्रीलंका। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी मान लो असम की या फिर जो अलग अलग यहाँ पे टी इंडस्ट्रीज है हमारे इंडिया में, वहाँ पे मेनली जो काम होता है वो सब काम होता है हमारे लेबर्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे जो लेबर्स है वो थोड़े स्किल कहते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर टी इज प्रोसेस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। अब ज्यादातर यहाँ पे जो भी हमारे टी गार्डन है इंडिया में, वहाँ पे सिंपली ये होता है कि जो हम लोगों ने मान लो प्लांट्स ग्रो करे उससे लीफ से सीधा जो भी मान लो हमारे टी, एक टी का मतलब जो अपने छोटे छोटे यहाँ पे सीड से कुछ होते हैं, वो हम सिंपली जो ये क्या जहाँ भी ग्रो कर रहे हैं उसके पास में यहाँ पे एक फैक्ट्री इंस्टॉल करते हैं। वहीं पे हम पूरे एक तरीके से यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर प्रोसेस कर लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जितनी जल्दी हम प्रोसेस कर देंगे उतनी ज़्यादा फ्रेश रहेगी हमारे जो भी यहाँ पे टी के यहाँ पे सीड्स हैं ये। फिर अगर हम यहाँ पे कुछ एरिया देखें, यहाँ पे जो टी ग्रो करते हैं वो हमारा असम हो गया। फिर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल कुछ एरिया हो गया। फिर तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, तो यहाँ पे भी कुछ पार्ट्स हैं, वहाँ वहाँ पे यहाँ पे ग्रो होता है क्या हमारे टी। फिर अगला है हमारे यहाँ पे कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारा दूसरा बेवरेज क्रॉप है। तो यहाँ पे कॉफ़ी के कुछ अलग अलग यहाँ पे एक तरीके स्पीशी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो वैरायटी क्या क्या है, यहाँ पे अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका और एक्सेल्सा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह क्वेश्चन आए कि ये किसके वैरायटी है, ये हमारे कॉफ़ी के वैरायटी है। फिर अगर हम देखिए अरेबिका कहाँ से लेकर आए थे, अरेबिका लेकर आए थे यमन से। फिर इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन दी बाबा बुदान हिल्स। तो जो नीलगिरी हिल्स के पास में जो एरिया है वहाँ पे मेनली स्टार्ट हुआ था, और अभी भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है कॉफ़ी। अगर कॉफ़ी ग्रोइंग कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट है ब्राजील, दूसरा वियतनाम, तीसरा यहाँ पे कोलंबिया। तो ये हमारे कुछ मेजर यहाँ पे कॉफ़ी ग्रोइंग यहाँ पे कंट्रीज थी। फिर अगला हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो मतलब क्रॉप नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं पूरा ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब इसमें एक क्रॉप नहीं आती, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें आ जाते हैं हमारे मेनली जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे जैसे मैंगोज महाराष्ट्र में ग्रो होते हैं। फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी मैंगोज होते हैं। और फिर अगर हम देखें ऑरेंजेस यहाँ पे नागपुर, चेरापूंजी। फिर बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। फिर लीची एंड गोवा यूपी एंड बिहार, पाइन एप्पल्स मेघालय, ग्रेप्स इन आंध्र एंड तेलंगाना। और ऊपर से एप्पल एंड पियर्स, एप्रिकॉट, वॉलनट, ये सारी चीज जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल। तो ये सारे आपको याद रखने हैं कौन सी चीज यहाँ पे मेजरली ग्रो होती है किस जगह पे। फिर अगर हम आगे देखिए, यहाँ पे जो अभी हमने देखा था, यहाँ पे इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो ये सारे हो गए यहाँ पे। तो अगर हम देखें अगला जो हमारा नॉन, अब आ जाता है, अभी हमने फूड क्रॉप्स देखे थे, जो सारे क्रॉप थे वो कहीं ना कहीं एडिबल थे, मतलब खाने के काम आते थे। पर अब जो हमारे क्रॉप्स हैं ये खाने वाले क्रॉप्स नहीं, तो इसलिए यहाँ पे दे रखा है नॉन फूड क्रॉप्स। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे वो है रबर। तो रबर हमारे जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहाँ पे ग्रो होता है। फिर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो रेनफॉल की बहुत ज्यादा होती है, आप देख सकते हो 200 सेंटीमीटर। तो इस वजह से आप समझ सकते हो यहाँ पे मेनली कहाँ पे ग्रो होगा, जहाँ पे भी इतनी ज्यादा बारिश होती होगी वहाँ पे। तो अगर हम मेन एरियाज देखें इंडिया के अंदर अंदर, तो वो यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मेघालय। तो मेघालय तो वैसे हमारा एक जो एरिया मेघालय में, वो हमारे लार्जेस्ट एक तरीके से वाटर रिसीव कर सकता है थ्रू रेन। फिर यहाँ पे अगर मेजर ग्रोइंग कंट्रीज देखिए तो थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम।
तो इन जगह पे यहाँ पे मेजरली क्या रबर प्रोड्यूस होता है। फिर अगली हमारे यहाँ पे फाइबर क्रॉप। और फाइबर क्रॉप क्या होती है? यहाँ पे फाइबर क्रॉप सिंपली जो हमारे कपड़े बनने के लिए जो भी यहाँ पे काम आती है, वो होती है यहाँ पे फाइबर क्रॉप्स। यहाँ पे हो गए कॉटन, जूट, हेम्प और सिल्क। तो सिल्क हम किससे लेते हैं? सिल्क वॉर्म के थ्रू लेते हैं। तो ये ग्रीन जो यहाँ पे ग्रीन लीव्स ऑफ मलबरी है, इस पे यहाँ पे जो सिल्क वॉर्म है वो रहते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क फॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। फिर यहाँ पे अगर जो हमारी मेन क्रॉप है यहाँ पे फाइबर क्रॉप, वो है पहली कॉटन। तो कॉटन चाइना सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर इंडिया, फिर यूएस। तो यहाँ पे मैंने हर जगह पे लिख दिया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कौन सी जगह पे ग्रो होता है यहाँ पे मेनली जो हमारी क्रॉप है। फिर अगर यहाँ पे ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लैक सॉइल होता है उसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेनली कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है। फिर कॉटन के रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो खारिफ सीजन मतलब समर सीजन है, उसी के बाद जो हमारी रेन क्या आते हैं, एक तरीके मानसून आता है, इस वजह से यहाँ पे जो वाटर फुलफिलमेंट है वो इस वक्त हो जाता है। और फिर इन्हें जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी हाई टेम्परेचर की होती है। फिर इन्हें जो टाइम लगता है वो 6 से 8 महीने का लगता है पूरा एक तरह से ग्रो होने में। फिर मेनली यहाँ पे देख सकते हो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश यहाँ पे मेनली ग्रो होते हैं। और भी यहाँ पे दे रखा है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ग्रो होता है। फिर अगला हमारा जो क्या फाइबर क्रॉप है वो है जूट। जो जूट को हम क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं अलग से भी लिख देता हूँ। जूट को क्या कहते हैं? जूट को हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे कहाँ का ग्रोथ है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। फिर किस किस काम में आता है यहाँ पे जूट? ये आते हैं गनी बैग्स, जो हमारे अलग अलग कट्टे से होते हैं वो बनते हैं इससे। फिर यहाँ पे मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट्स। तो जो यहाँ पे मेनली रोप्स बनते हैं वो सब जूट से बनती है। तो यहाँ पे यूज होते हैं हमारे जूट्स के। तो यहीं तक हमारी जो जितनी भी क्रॉप्स थी हमारे इंडिया की मेजर क्रॉप्स, वो सारी हमने डिस्कस कर ली। तो आप ये पूरा जो है अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना और इसके नोट्स बना लेना क्या कहते हैं प्रॉपरली। तो आपको ये चीज़ें रिवाइज करने में भी आसानी होगी और समझने में भी अच्छे से आ जाएंगी। फिर अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमारे मेजर मतलब एक तरीके से इश्यूज आते हैं कि पहले यहाँ पे इश्यूज मेनली क्या था हमारे एग्रीकल्चर का, कि हर जगह यहाँ पे वाटर जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। पर अब अलग अलग यहाँ पे जो मिशन है उस वजह से वाटर रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। पर अब जो हमारी और मेजर यहाँ पे चैलेंजेस है वो भी बहुत अलग अलग आते हैं। तो हम यहाँ पे एक एक चीज अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अभी मेनली हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक लैंड ओनर है, उसके पास ज्यादातर लैंड आ जा रहा है और बाकी जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स हैं उनके पास ज्यादा कुछ नहीं बच रहा। तो वो एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारी ग्रोथ में। तो इसे हमें सबसे पहले चेंज करना है। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का एक मेन फोकस क्या था? लैंड रिफॉर्म। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस had already led to fragmentation of land holdings necessitating consolidation of holdings। तो जब से यहाँ पे आपका मान लो राइट टू इनहेरिटेंस है, उसके बाद क्या हो गया? मान लो एक फार्मर है, उसके पास एक बहुत बड़ा लैंड है। तो अब वो लैंड क्या जाएगा? उसके जो जो भी उसका मतलब चाइल्ड होगा, सन भी जो भी होगा, उसके पास वो पूरा एरिया चला जाएगा, सन डॉटर के पास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ही इंडिविजुअल के पास मेन यहाँ पे एरिया रह जा रहा है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो भी एरिया है यहाँ पे गवर्नमेंट इसे डिवाइड कर देती थी बाकी लोगों में, या फिर जो भी मान लो इनका जो भी यहाँ पे एक तरीके से जो भी आप इनका सन या फिर कुछ होगा उसको भी एक मतलब अच्छा अमाउंट मिल जाता था। पर एक इंडिविजुअल के पास ही पूरा ये एरिया नहीं रहता था। पर अब यहाँ पे उल्टा होने लग गया। फिर आगे हम देखते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द व्हाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड। तो व्हाइट रेवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी आपको याद रखना है। वर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज इनिशिएटेड टू इंप्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे ये दो हमारे मेजर क्या आते हैं, एक तरीके रिवॉल्यूशन है जिससे हमारे एग्रीकल्चर में एक बूस्ट आया है। फिर आगे हम देखें इन 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। तो यहाँ पे कुछ और हमारे क्या अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं। फिर अगर और अलग अलग हम देखें कि क्या क्या हम लोगों ने करा है, तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। तो यहाँ पे एक तरीके से क्रॉप इंश्योरेंस है वो बहुत ईजी करती है हर एक फार्मर, ताकि अपने क्रॉप को इंश्योर कर पाए कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से, तो गवर्नमेंट वो जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। मतलब जो भी रुपए चाहिए, जो भी यहाँ पे लॉस हुआ है, वो एक तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट है वो फुलफिल कर देगी। फिर अगले हमारे यहाँ पे ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव और सोसाइटीज। मान लो अगर हमारे फार्मर्स जो हैं उन्हें अगर लोन चाहिए होता है, तो वो इजीली लोन ले सकते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रामीण बैंक्स और कोऑपरेटिव हाउसेस के थ्रू। फिर अगर कुछ और यहाँ पे चीजें देखें तो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम और सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी। तो ये सब अगर आप चीज याद रख लोगे तो अलग अलग जगह पे आपके राइटिंग सेक्शन में भी आपको ये इंप्रूव मतलब हेल्प करेगी। फिर यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे दे रखा है कुछ इवेंट।
तो यहाँ पे देखते हैं कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। तो यहाँ पे याद रखना है विनोबा भावे थे, उन्हें महात्मा गांधी ने स्पिरिचुअल हायर क्या था डिस्क्राइब करा था। क्योंकि ये मान लो जो भी मतलब महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजीज थी उन्हें अच्छे से फुलफिल करते थे और वो उन्हीं पे चलते थे इस वजह से। फिर इन्होंने क्या स्टार्ट करा था, इन्होंने स्टार्ट करा था यहाँ पे दे रखा है ब्लड रेस्ट रिवॉल्यूशन या फिर ग्रामदान या फिर भूदान, जो पूरा एक तरीके से मिशन था ये। तो ये यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था। मान लो जब क्या बोलते हैं गांधी जी की डेथ के बाद विनोबा भावे स्टार्ट करते थे अपनी पद यात्रा, मतलब अलग जगह पे घूमने मतलब घूमते थे पूरे मतलब इंडिया में। तो वहां पे अलग अलग यहाँ पे रैलीज करते थे। तो एक रैली में क्या हुआ, कुछ यहाँ पे जो लैंडलेस फार्मर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें थोड़ी सी लैंड प्रोवाइड कर दो, थोड़ी सी लैंड प्रोवाइड कर दो ताकि यहाँ पे जो खुद की चीजें हैं वो ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे विनोबा भावे जी ने यहाँ पे प्रॉमिस तो नहीं करा था, पर क्या हुआ था यहाँ पे एक और बहुत ही बड़े लैंड ओनर थे, उन्होंने बोला कि मैं अपनी मतलब अपनी बहुत बहुत ज्यादा जो लैंड एरिया है वो इन्हें छोटे छोटा जो भी है जितने भी यहाँ पे लैंडलेस लेबर्स है उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा ताकि वो सारी चीज ग्रो कर पाए। तो इस वजह से इस जो पूरे एक्ट को था यहाँ पे स्टार्ट कराता गया भूदान, इसे हमने स्टार्ट कर दिया नाम भूदान, क्योंकि जो जमीन है, भू का मतलब होता है जमीन, तो जमीन यहाँ पे दान कर दी जो लैंडलेस ओनर्स थे उन्हें। तो यहाँ पे दे रखा है श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। तो जो लैंडलेस विलेजर्स थे यहाँ पे इन्होंने क्या था उन्हें लैंड क्या थे एक तरीके से डोनेट कर दी थी। फिर सिमिलरली एक और सिचुएशन आई थी, अगर हम थोड़ा और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज है या फिर जमींदार वाले जो रीजन है वहाँ पे बहुत से मतलब जो मतलब पहले क्या होता है जो जमींदार थे उनके पूरे विलेज होते थे कि मान लो एक विलेज है, वो एक पूरा जमींदार है ओन करता था, दूसरा विलेज वो दूसरा जमींदार ओन करता था, इस तरीके चलता रहता था। तो उस वक़्त अब जहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन आया वो उस वक़्त क्या हुआ था कि जो विलेजेस हैं इसके जो छोटे-छोटे पार्ट करके अलग-अलग जो यहाँ पे लोग रहते थे उन्हें डिवाइड कर दिया था। तो इन्हें हमने क्या क्या नाम दिया इस पूरे जो एक्ट को, इसे हमने नाम दिया था ग्रामदान। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसे हम द भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो आल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो इसे हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस पूरे चैप्टर में यहीं तक ये जो जितनी भी चीज़ें थी आई होप सो आपको सभी समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने अलग-अलग जो हमारी क्रॉप्स है वो डिस्कस करी, फिर हमारी 2 अलग तरीके की फार्मिंग है वो डिस्कस करी, फिर दूसरी फार्मिंग जैसे प्लांटेशन क्या है ये सब हमने अच्छे से डिस्कस करा। फिर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अच्छे से मार्क कर दिया। आप ये गो थ्रू कर लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आपको चीज़ें ईज़िली याद भी हो जाएँ और समझ में भी आ जाएँ। तो चलो अब हम देखते हैं हमारे जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पे सिंगल क्रॉप कहाँ पे ग्रोन होती थी, वो होती थी हमारी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे प्लांटेशन शिफ्टिंग कल्चर एग्रीकल्चर क्या था, जहाँ पे मान लो एक जगह दूसरे के मूव होते रहते थे, लैंड को क्लियर करते थे, वो हो जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो आप नोट कर लेना। फिर अगला यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मेनली क्या था हमारा जो भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो होते हैं वो। फिर अगला हमारे पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब जो प्लांटेशन है वो भी एक तरीके का इंटेंसिव ही है, पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हम एक बड़े से लैंड में अलग अलग चीज भी ग्रो कर सकते हैं, पर प्लांटेशन में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ग्रो होती है। तो हमारे पहले का आंसर हो गया प्लांटेशन। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप क्या जो हमारी क्या कहते हैं विंटर सीजन में ग्रो होती है वो होती है हमारी राबी क्रॉप्स। तो अगर हम देखें राइस क्या था, राइस था हमारा खारिफ क्रॉप। फिर कॉटन भी क्या था खारिफ क्रॉप। तो अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो मिलेट भी क्या था हमारे खारिफ क्रॉप थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम। तो ग्राम क्या है, ग्राम है हमारा राबी क्रॉप। तो अगर हम वापस ऊपर जाके यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस में आती थी, तो यहाँ पे है राबी क्रॉप्स। तो राबी क्रॉप्स में आप देख सकते हो वीट है, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड। तो ये सारे आपको मतलब याद करने में अभी कंफ्यूजिंग लगेंगे, पर अब जो दो तीन बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, बार बार आप रिवाइज करते रहोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर अगर सिमिलरली हम खारिफ में देखें, तो खारिफ में कौन कौन से हमारे पैडी मतलब राइस, मेज, जवार, बाजरा, फिर तूर, तूर मतलब जितनी हमारी पल्सेज हो गई ये सब, फिर ग्राउंडनट, कॉटन, जूट, ये सब। तो ये आ गए हमारे किस में, ये आ गए खारिफ क्रॉप्स में। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप क्या थे, जो भी हमारे नाइट्रोजन फिक्स करने के काम आते हैं वो होते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप। तो ये कब यूज होते हैं, मान लो एक हमने क्रॉप ग्रो करी जिसने नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर दिया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं बीच बीच में या तो लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करते हैं, या फिर एक छोटा जो सीजन आता है उसमें यहाँ पे लेग्यूमिनस क्रॉप करते हैं ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो फुलफिल हो जाए। तो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या थी, वो थी हमारी पल्सेस। तो अगर हम और देखें तो एक अल्फा अल्फा एक और होती है बहुत ही फेमस है, ये आपकी क्या होती है, लेगुमिनस क्रॉप होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप सो आपको जो पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इन सारी चीज़ों के अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो, और जो ये पीडीएफ है जिसमें सारी चीज़ें मार्क हो रखी है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप लिंक से वो क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो हमारी अभी सीएपीएफ की सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की, उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके कवर करेंगे। तो अगर आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उससे अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ताकि आपको एक तरीके बूस्ट मिल जाए और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं, और आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल होगी। तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।